हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो सीरीज में आज की ये नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो सीरीज में आज की ये नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो रहेगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के ऊपर। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स कौन सी इक्वेशन के लिए निकाले जाते हैं, होमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस, कौन कौन से पर्टिकुलर रूल्स हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, कब हमें जरूरत पड़ती है उन रूल्स को अप्लाई करने की, या कब फिर हम बिना किसी पर्टिकुलर मेथड का अप्लाई किए बिना भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। इससे पहले वाली वीडियोस में हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं। जनरल सॉल्यूशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हमने की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज वो उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली वीडियो अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम जनरल फॉर्म लिखे तो पी नोट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स क्यू एक्स। ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जबकि ये सारे फंक्शन पी नोट पी वन पी टू और क्यू फंक्शंस किसके होते हैं, एक्स ओनली। एक्स ओनली से मतलब अपना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसमें हमने अभी तक एक टाइप की है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स मींस जो भी ये कोफिशिएंट्स हैं जिनको हम पी नोट पी वन पी टू बोल रहे हैं, ये सब कांस्टेंट आते हैं। अगर लाइक ऐसे वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई। अब इक्वल टू जीरो था, इक्वल टू जीरो होने से अपना मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो ये इक्वेशन कौन सी होगी, होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, जब उसका y इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन होगा। इन केस जब अपने पास y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, देन y इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। उस केस में ये इक्वेशन क्या बोली जाती है, नॉन होमोजीनियस। यहाँ तक हम पढ़ भी चुके हैं तो एक बार अच्छे से और रिवाइज हो गया। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में जहां y इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन नहीं है, तो अब हमें अपना टास्क ये है कि हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन की पहचान हमें पता है। अगर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए होंगे हमें, यस, टू कांस्टेंट चाहिए C1 एंड C2, जिससे कि हम जनरल सॉल्यूशन लिख पाए। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन ली, जैसे हमने y डबल डैश माइनस फाइव वाई डैश प्लस सिक्स वाई, और सामने रखा हमने एक फंक्शन वन। ये भी हमने इस बार लिया कांस्टेंट है, सपोज सामने वन पड़ा है। तो मेरे माइंड में भी सिर्फ ये है, हम कोई मेथड के ऊपर नहीं जा रहे कि मुझे जब बस इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब कोई ऐसी फैमिली मुझे लिखनी है जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है। तो पहले मैंने चेक किया कि कौन सा y है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। माइंड में क्या है कि सामने फंक्शन कैसा पड़ा है, कांस्टेंट। तो मुझे एक ऐसा y चाहिए यहाँ पे जो मैं इस इक्वेशन में पुट करूं और इक्वल टू किसके आए, वन के साथ इक्वालिटी दे। तो ऐसा स्पेशल y ही मेरा सॉल्यूशन हो सकता है। पहली बात तो ये कि सॉल्यूशन वही होता है जो सेटिस्फाई कर जाता है ना। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू आ जाती है राइट साइड के। तो मैंने y इक्वल टू कॉन्स्टेंट था तो सोचा कि चलो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट पे ही ट्राई करते हैं। y इक्वल टू के लिया और k को इस इक्वेशन में पुट करके चेक करने की कोशिश की, जिससे कि y डबल डैश तो क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डबल डेरिवेटिव भी जीरो, सिंगल डेरिवेटिव भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे थर्ड टर्म में क्या बचा, सिक्स इंटू के, और इक्वल टू चाहिए वन। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि अगर हम k को वन बाई सिक्स ले लेते, k की वैल्यू वन बाई सिक्स लेते, तो मुझे एक सॉल्यूशन तो मिल गया, दैट इज y इक्वल टू वन बाई सिक्स। ये आप दोबारा से इक्वेशन में पुट करके चेक भी करके देखो, जल्दी से सेटिस्फाई कर रहा है ना। जीरो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और सिक्स इंटू वन बाई सिक्स वन, तो सेटिस्फाई हो गया। y इक्वल टू वन बाई सिक्स अपनी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिल गया। अब अपना काम यह है कि क्या हम इस इक्वेशन इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोल दें जनरल नहीं, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स
नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं है, इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन नहीं बोला जा सकता। यहां से अगर कोई ट्राई करे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एंट्री करवा दे, प्लस सी ले दिया मैंने, C1 एक कांस्टेंट करने की कोशिश की, तो आप वैसे ही सोच के देखोगे अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इसको तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जब आप y के प्लेस पे पुट करोगे यहाँ पे थर्ड वाली टर्म में तो c आएगा, राइट साइड पे c नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। और अगर 1/6 के साथ आप c मल्टीप्लाई करके c/6 पुट करने की कोशिश करोगे तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे फिर होगी कि c लेफ्ट साइड पे तो होगा बट राइट साइड पे नहीं होगा। मतलब ये कि अपनी तरफ से आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे कांस्टेंट को, ऐड करने की कोशिश करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा। इसलिए एक बात यहाँ से क्लियर हो, जो आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया पहली बार देखते ही आइडिया लगा के थोड़ा सा ट्रिकी वे में, उस सॉल्यूशन से आप कोई पंगा नहीं लोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे बनता है, सिंपल सा काम होता है। आप इस सॉल्यूशन को ये लिख सकते हो y इक्वल टू 0 प्लस 1/6, ठीक है, कोई खतरा नहीं है, हम 1/6 को 0 प्लस 1/6 लिख सकते हैं, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, कुछ नहीं हुआ। बट जीरो, एक्चुअल में जीरो को देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करें। इस इक्वेशन में जब भी आप ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हैं तो कोई आपसे ये पूछे कि इस इक्वेशन का कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस पार्ट कौन सा है, जो गिवन इक्वेशन है उसका होमोजीनियस पार्ट कौन सा है। जब इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट देखना हो तो क्या करो, राइट साइड को क्या कर दो, जीरो के इक्वल। इक्वेशन का जब होमोजीनियस पार्ट देखना होता है तो क्या करते हैं, राइट साइड को कर देते हैं हम जीरो के इक्वल। तो ये उसी इक्वेशन का कोरस्पॉन्डिंग वर्ड इसलिए यूज करेंगे, उसी इक्वेशन के लिए बात हो रही, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो कर दो, ये उसी इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट आ गया। तो अब जो हमें इक्वेशन के हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं इसी का भी होमोजीनियस पार्ट देखो क्या आएगा, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब हमें पता है, हमने इस इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करके देखा हुआ है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, है ना। अब मैं इसको वापस पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं करूंगा, आपको पता है कैसे आता है, जब हमने लास्ट वीडियो में किया था, c1 e raised power 2x प्लस c2 e raised to power 3x, ये होगा ना इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होमोजेनियस पार्ट का, जस्ट क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब बट ये वाला जो भी आप सॉल्यूशन जब इक्वेशन में पुट करोगे तो ये किसके साथ इक्वलिटी देगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पिक करनी है। यहाँ से इक्वेशन में पुट करोगे तो राइट साइड किसके इक्वल आएगी, जीरो के। दैट मीन्स ये इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है एक तरह से जो इनका इफेक्ट है वो कैसा है, जीरो जैसा, ये जीरो का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जब ये कह रहा था कि y को आप 0 प्लस 1/6 लिख लो, तो मतलब ये था कि आप जीरो वाले सॉल्यूशन ले आओ, जीरो वाले का मतलब होमोजीनियस पार्ट के सॉल्यूशन ले आओ यहाँ पे। तो c1 e raised power 2x, c2 e raised power 3x प्लस 1/6, ये yx। अब आप देखो कि ये जो हमने लिखा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को, इसको जो हमें गिवन थी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि C1 वाला पार्ट C2 वाला पार्ट जब आप इसमें पुट करोगे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या है, जीरो। और 1/6 एक्चुअल में सॉल्यूशन था, है ये हम चेक कर चुके हैं, तो पूरे का पूरा ही सॉल्यूशन बनेगा, पूरी की पूरी फैमिली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। इससे हमें पता लग गया कि ये कौन से वाला सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर हुई बात, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हुआ। यहाँ से एक बात अब नोट करके रख लेंगे हम कि जब भी हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो उसमें क्या करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि होमोजीनियस का सॉल्यूशन होता है प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब वर्ड आया ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन सा, जो आपने वो सॉल्यूशन ढूंढा जो एग्जैक्ट वाली, मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपरली। ये C1 C2 वाले तो हमने उधार कांस्टेंट, ये वाले सॉल्यूशन तो हमने यहाँ से चुराए हैं, होमोजीनियस के पार्ट से चुराए हैं, क्योंकि इसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। इस बात को क्लियर कर लो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर किसी फैमिली के पास होते हैं तो वो फैमिली हमेशा किसका सॉल्यूशन होती है, होमोजीनियस का, और उसी की हेल्प ली हमने नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन बनाने में। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा,
जो विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन को? गिवन इक्वेशन। अगर आप 1/6 को हटा देते हो, बाकी सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो तो नहीं करेगा। ये आपको पता है कि अकेले C1 C2 वाले किसके सॉल्यूशन है? जीरो वाले के, होमोजीनियस के। तो इसलिए साथ में एक ऐसा बंदा जरूर चाहिए था जो एक्चुअल वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और कांस्टेंट वाला काम किसने कर दिया? होमोजीनियस ने कर दिया। तो ऐसे खास सॉल्यूशन को, ऐसे स्पेशल सॉल्यूशन को जो विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। एक्चुअल में पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है? नॉन होमोजीनियस का। एक्चुअल में जो सॉल्यूशन देखे तो नॉन होमोजीनियस का, और ये तो किसके सॉल्यूशन होते हैं? होमोजीनियस के। और दोनों को ऐड करने से ये कंप्लीट सॉल्यूशन किसका बन जाता है? नॉन होमोजीनियस का। क्योंकि जीरो प्लस नॉन जीरो आप करोगे तो नॉन जीरो ही आंसर आएगा, जीरो का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की नीड थी, और वो नीड अपनी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ने, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ने पूरी कर दी। ठीक है, तो अब आगे से हम ये ध्यान रखेंगे, अगर अपने सामने कोई भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आती है तो पहले वाला पार्ट तो हम होमोजीनियस का चोरी कर लेंगे, वहां से उठा लेंगे, प्लस एक सॉल्यूशन किसी भी तरह से माइंड चल जाए, जैसे इस तरह से हमने किया कांस्टेंट वाला, तो ठीक है। नहीं तो हम अभी रूल सीखते हैं हर एक सामने वाले पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, तो वो सॉल्यूशन जनरेट कर लिया करेंगे। ठीक है, होप सो यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, तो फर्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने के लिए कि जब अपने पास कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन हो और सामने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई फंक्शन हो, e रेज़ टू पावर kx टाइप का फंक्शन हो, ये फर्स्ट टाइप रहेगी अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। एक तो हम बाय रूल जाएंगे और दूसरा बाय ट्रिक, या फिर हम थोड़ा माइंड यूज करके डायरेक्ट वे में क्वेश्चन बनाने की, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। लाइक देखो, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है ना। तो मुझे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला सॉल्यूशन चाहिए, प्लस एक यहाँ पे मेंबर चाहिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये दो कांस्टेंट वाला सॉल्यूशन कौन देता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब होमोजीनियस का पार्ट। तो आपने जल्दी से पहले होमोजीनियस को सोल्व कर देना है। c1 e रेज़ टू पावर x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस x। डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसलिए लास्ट वीडियो आपको अच्छे से देखी होनी चाहिए ताकि आप भी इसको डायरेक्ट लिख पाओ। ये लिखा e रेज़ टू पावर x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस x। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे, तो पहला काम आपने ये करना है कि ऑप्शंस को देखो। अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है तो क्या उसमें e रेज़ टू पावर x और e रेज़ टू पावर माइनस x है, तो आगे चलो। नहीं है तो ऑप्शन को कैंसिल करो और फिर किसी और ऑप्शन पे देखो। कई बार ऐसा होता है कि तीन ऑप्शन में ये होता ही नहीं और एक ही ऑप्शन में पड़ा होता है, तो हम यहाँ पे अपना टाइम सेव करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में कि पहले होमोजीनियस तो मैच कर जाए, फिर आगे देखेंगे। अब अपना काम रह गया कि एक सॉल्यूशन बनाना है जो एक्चुअल में इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपने हमेशा, हम इस तरह से सोचेंगे इस चीज को कि जैसा सामने फंक्शन होगा, कि जो भी हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जैसा सामने फंक्शन होगा qx टाइप का, जैसे होने का मतलब ये है या तो ये कांस्टेंट हो सकता है, एक्सपोनेंशियल टाइप का हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लोगरिथमिक फंक्शन हो सकता है ना, एक्स रेज़ टू पावर n टाइप का फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल टाइप का, अलजेब्राइक फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। जैसा सामने फंक्शन पड़ा होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कुछ ना कुछ उसी टाइप के फंक्शन में आएगा। अगर कांस्टेंट है तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि कांस्टेंट का ही सॉल्यूशन आया था। एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल टाइप का ही सॉल्यूशन आप सोचो, बनाने की ट्राई करो और वैसा ही सॉल्यूशन आएगा। अगर सामने एक्सपोनेंशियल पड़ा है तो y भी एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। टिग्नोमेट्रिक है तो टिग्नोमेट्रिक टाइप का ही इसका सॉल्यूशन आएगा। ये नहीं कि सामने sin x पड़ा है या cos x पड़ा है और सॉल्यूशन आपका एक्सपोनेंशियल टाइप का आ गया, ऐसा नहीं होगा। log है तो आपको log की एंट्री भी बीच में चाहिए होगी। x रेज़ टू पावर n है तो x रेज़ टू पावर n भी चाहिए होगा, तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो ये वे कई बार अपना जल्दी काम कर जाता है। हमने क्या देखा कि e रेज़ टू पावर 3x को एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से लेट कर लिया। प्रॉपर नहीं है सॉल्यूशन, हमें नहीं पता, हमने लेट कर लिया कि अगर ये सॉल्यूशन होता तो सेटिस्फाई करके दिखाए। आप इसको इक्वेशन में पुट करो, y डबल डैश करोगे तो कितना आएगा? 9 e रेज़ टू पावर 3x आएगा, माइनस y के प्लेस पे e रेज़ टू पावर 3x,
और इक्वालिटी चाहिए थी ई रेस्ट पर 3x के साथ, तो यहाँ पे तो 8 ई रेस्ट पर 3x है और यहाँ पे अकेला है, तो समझ जाओ कि मुझे बस 8 का सिस्टम सेट करना है किसी तरह से, बाकी तो काम हो गया है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो ये 8 कैसे बाहर जा सकता था? अगर जो आपने सॉल्यूशन लिया है इसको 8 से डिवाइड कर दो तो आप देख पाओगे ये तो काम बन गया, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। 1/8 ई रेस्ट पर 3x इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है। 8 कट जाएगा इस बार, बाहर भी 1/8 आएगा ना, ये कट जाएगा इससे और ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसी की हमें जरूरत थी, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हो तो हमने बिना किसी रूल का अप्लाई किए हुए प्लस लिखेंगे 1/8 ई रेस्ट पर 3x, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात? ये आपका आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। ई रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पर माइनस x कौन सा फंक्शन है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला, प्लस ये वाला जो मेंबर लिया ये कौन सा हो गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब ये देखो बना कैसे हम इसको, अब ये डायरेक्ट वे हो गया, और अगर आप रूल के अकॉर्डिंग जाते हो तो कैसे बनेगा इसको देख। ये आपकी इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 1 सिंबॉलिक फॉर्म में, सामने ई रेस्ट पर 3x, हमें क्या चाहिए? y, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/d स्क्वायर माइनस 1। हालांकि ये वे इतना सही नहीं है कि हम इसको नीचे ले आए ऑपरेटर को, बट सोल्व करने के लिए हम ये डायरेक्ट अप्रोच यूज कर लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ से देखो, जब आपके पास कोई फंक्शन हो ई रेस्ट पर ax, अगर आप उसका d करो मतलब डेरिवेटिव करो, सामने क्या मिलता है आपको? a ई रेस्ट टू पावर ax, ये मिलता है ना। तो यहाँ से आप कंपेयर करो, थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाने के लिए। यहाँ से थोड़ा कंपेयर करो कि d किसके इक्विवेलेंट काम कर रहा है? a के। ये d और a आपस में एक तरह से कंपेयर करो तो इक्वल नजर आ रहे हैं ना, d a के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। तो यही अपना रूल बन गया कि जब भी आपके सामने ये वाली एक्सप्रेशन आई तो पुट d इक्वल टू a, और a इस क्वेश्चन में अपना कितना है? 3, तो हम यहाँ पे कर देंगे पुट d इक्वल टू 3। d को 3 जितना काम करवाओ, d को 3 पुट के नीचे कितना बनेगा? 9 माइनस 1 ई रेस्ट पर 3x, तो कितना हो गया? 1/8 ई रेस्ट टू पावर 3x। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया जो हमने डायरेक्ट निकाला था। क्लियर है? तो ये यही एक सॉल्यूशन बन गया। तो ये पहला रूल ध्यान में रखना है, जब सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, डी की फॉर्म में लेके आओ, डी को नीचे शिफ्ट कर दो जो भी डी वाली सारी टर्म्स होंगी, और सिंपली हमने पहले पुट क्या करना है? डी इक्वल टू ए का मतलब जो भी आपका ई रेस्ट टू पावर ए एक्स टाइप का होगा। अगर के ले रहे हैं तो डी को क्या पुट कर देंगे? के। ठीक है, और हाँ कई बार ऐसा होगा कि नीचे जीरो बन जाए, उसकी बात भी करते हैं जिसको केस ऑफ फेलियर बोलते हैं, माइंड में आ रही होगी बात ये। बट अगर सब कुछ ठीक ठाक है, नीचे पुट करने पे नॉन जीरो बन रहा है, तो वहीं पे अपना क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री के साथ अटैच करेंगे और जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, केस ऑफ फेलियर पे भी आ जाते हैं। केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा इसकी भी रीजनिंग समझ लेते हैं। y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू पड़ा हो ई रेज टू पावर x। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि जैसा सामने फंक्शन पड़ा है हम वैसा उठाएंगे और इक्वेशन में पुट करके सेटिंग करेंगे। y को पुट किया, ई रेज टू पावर x का डबल डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x इक्वल टू हो गया 0, सॉरी इक्वल टू चाहिए ई रेज टू पावर x, तो इधर बन गया 0, इधर चाहिए ई रेज टू पावर x। कितना की सेटिंग कर लेंगे? लेफ्ट साइड ने तो काम ही खराब कर दिया कि 0 ही हो गया। अब 0 कितनी भी कोशिश कर ले, अपने साथ कोई भी कांस्टेंट अटैच कर ले, ई रेज टू पावर x तो नहीं बन सकता ना, ये तो काम ही गलत हो गया ना सारा। तो यहाँ पे है कि ये एक्चुअल में की पॉइंट है केस ऑफ फेलियर का, कि केस ऑफ फेलियर क्यों आता है। आप ध्यान से देखो, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने की कोशिश करोगे तो क्या लिखोगे? c1 ई रेज टू पावर x, c2 ई रेज टू पावर माइनस x। और ध्यान से देखो इस फैमिली में एक मेंबर हमें दिख रहा है, ये ई रेज टू पावर x, जिसकी झलक हमें सामने नजर आ रही है। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री इस फैमिली का मेंबर सामने बैठा होगा तो वहां समझ लो कि क्या है? केस ऑफ फेलियर। ये केस ऑफ फेलियर की सिचुएशन आती है जब भी अपने पास इस फैमिली का मेंबर सामने बैठा है, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा
क्योंकि एक बार ये धोखा देके निकल गया वहां, दूसरी बार इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जीरो बना लेता है इसलिए इसको। तो इसलिए यहाँ पे हम अपना डायरेक्ट वे तो अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर बाय रूल जाने की भी कोशिश करेंगे, फिर नीचे लेके गए डी स्क्वायर माइनस वन को ई रेस्ट पावर एक्स, यहाँ भी अगर पुट करते हो डी इक्वल टू वन, तो फिर नीचे जीरो बन गया ना, वही जीरो नीचे बन गया, नीचे हमें जीरो वैसे अच्छी नहीं लगती, सॉरी। तो इस केस में हमें केस ऑफ फेलियर को सोल्व कैसे करना है, सिंपल सा उसका रूल है कि नीचे वाला जो भी फंक्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक बार डिफरेंशिएट कर दो, और इधर अप्लाई कर दो एक्स, साथ में लगा दोगे लेफ्ट साइड पे एक्स, तो ये एक्स वन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव करना है, कितना हो जाएगा 2d और e रेज टू पावर x। अब यहाँ पे रूल अगेन अप्लाई करो, यहाँ पे रूल अप्लाई कर दो अगेन, जो भी अपना रूल है, रूल कहता है कि हम d को पुट करेंगे 1 कर दो, d को 1 पुट किया तो आंसर कितना आ गया x बाई टू ई रेज टू पावर x। तो ये अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, और जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो c1 ई रेज टू पावर x, c2 ई रेज टू पावर माइनस x प्लस x बाई टू ई रेज टू पावर x। क्लियर हुई बात? तो ये मिला जनरल सॉल्यूशन। अब एक बात यहाँ पे नोट करके रख ले अच्छे से कि जब भी आपके सामने केस ऑफ फेलियर आएगा, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी ऑफ द फॉर्म x इंटू सम फंक्शन और एक्स स्क्वेयर इंटू सम फंक्शन और एक्स क्यूब इंटू सम फंक्शन और x रेज टू पावर n इंटू सम फंक्शन टाइप का ही होगा। बाहर आपको x पक्का नजर आएगा, एक x हो सकते हैं, 2x हो सकते हैं, 3x हो सकते हैं, nx भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका केस ऑफ फेलियर कितनी बार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये सिचुएशन होती d माइनस वन होल स्क्वायर ई रेज टू पावर x, आप d को 1 पुट करते, नीचे जीरो बनता, हम एक बार कर देते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d, साथ में लगा देते x, फिर रूल अप्लाई करते क्योंकि करना ही होगा, फिर अगेन d को आप 1 पुट करने की कोशिश करोगे, फिर जीरो बनेगा, दैट मीन्स आपको वही काम फिर करना होगा, एक बार और x लगाओगे, नीचे एक बार अगेन डिफरेंशिएट करोगे और अगेन रूल अप्लाई करोगे, d बच गया तो उसको 1 पुट करोगे, नहीं बच रहा तो यहीं पे अपना काम खत्म करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या मिल गया एक्स स्क्र बाय टू ई रेज टू पावर एक्स, यही अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, जितनी बार नीचे जीरो बनेगा, जितनी बार केस ऑफ फेलियर रिपीट करेगा, उतने ही एक्स आपको बाहर दिखने को मिलेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस टाइप के, तो उतने ही आपको फैक्टर मिलेंगे जो साथ में एक्स की वैल्यूज एक्स की पावर बढ़ती जाएंगी और केस ऑफ फेलियर के कारण होगा ये सब। तो इसलिए आपको पहचान लेना है कि अगर केस ऑफ फेलियर बना है तो कोई खाली वाला फंक्शन आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके बाहर एक्स का फैक्टर जरूर होगा। ठीक है जी, होप सो ये वाली बात आपको क्लियर होगी। फर्स्ट रूल एक्सपोनेंशियल टाइप का यहाँ पे ये कवर होता है, इसमें दो ही बातें हैं, या तो आप d को डायरेक्ट a पुट कर दोगे या k पुट कर दोगे, केस ऑफ फेलियर है तो आप डेरिवेटिव वाला रूल अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करें। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में अपने पास है कि अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन है, अभी हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला ही काम कर रहे हैं, और सामने फंक्शन अगर पड़ा है अपने पास साइन के एक्स या फिर कोस के एक्स टाइप का, ये दोनों, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, सिर्फ ये दोनों। ये दोनों क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक खास बात है जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं है। वो खास बात क्या है देखते हैं। जब आप साइन के एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो ये कोस के एक्स बन जाता है और साथ में एक के भी आएगा। अब ये नहीं सोचेंगे कि ये साइन का डेरिवेटिव कोस बन गया, कोस का साइन, ये वाली बात नहीं, अकेले को पकड़ो, हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। साइन साइन का डेरिवेटिव कोस बना, अब अगेन डिफरेंशिएट करके देखो जरा, साइन के एक्स का दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, कोस का माइनस साइन होगा, एक और के आएगा तो माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स। अब इस इक्वेशन में आप कंपैरिजन करो दोनों तरफ, साइन के एक्स है, साइन के एक्स है, तो डी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट काम करने जा रहा है, माइनस के स्क्वायर के इक्वल। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में रूल बनाया था
कि डी के जितना या ए के जितना काम करेगा, वैसे ही डी स्क्वायर किसके इक्वलेंट काम कर रहा है, माइनस के स्क्वायर के इक्वल। तो यही अपना यहाँ से रूल बन जाता है, सेकंड रूल, कि जब भी सामने साइन या कोस का फंक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, पुट डी इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। डी डी स्क्वायर को कैसा ट्रीट करेंगे, माइनस के स्क्वायर जैसा। यहाँ से ये रूल बनता है। अब आपको ये क्लियर होगी बात कि अगर हमारे सामने tan ऑफ के एक्स होता तो ये डेरिवेटिव आप कितने भी कर लो, डी स्क्वायर डी क्यूब, वापिस कभी tan नहीं आएगा राइट साइड पे, है ना। पहले सेक स्क्वायर बनेगा, के एक्स इंटू के सीकेंड बनेगा, अगेन करोगे तो वो टू सीकेंड इंटू tan कुछ और ही बन जाएगा। ये आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे कभी tan के एक्स की एंट्री दोबारा नहीं होगी जिससे हम कंपेयर कर पाएंगे, इसलिए इनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं बनता। डेरिवेटिव रिपीट होना किसके हाथ में है, सिर्फ दो फंक्शन साइन और कोस, और कहीं भी डेरिवेटिव रिपीट नहीं होता। एक्सपोनेंशियल में खास बात क्या थी, ई रेस्ट पर के एक्स में, कि इसका जो डेरिवेटिव है वो चेंज ही नहीं होता, होगा तो सिर्फ कांस्टेंट बाहर आएगा, और कांस्टेंट को हम देख लेते हैं, अपना सेट कर देते हैं उसको, नहीं तो ये फंक्शन वैसे का वैसे हमें वापस दिखने को मिलता है जब भी आप इसका डेरिवेटिव करते हो। तो दूसरी कैटेगरी है साइन के एक्स या कोस के एक्स। इनमें खास बात क्या है कि डेरिवेटिव रिपीट हो जाता है, और की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जिसमें डेरिवेटिव रिपीट हो जाएगा। तो जिनमें डेरिवेटिव का कंपैरिजन बन जाता है, आप देखोगे कि आपने अपने ग्रेजुएशन या एमएससी में जो भी रूल्स पढ़े हैं जिसमें हम डी को डायरेक्ट कुछ पुट कर देते हैं, तो वो इसी बेस के ऊपर होते हैं कि जब डेरिवेटिव को आप कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन को, तो वहां रूल बन जाता है। नहीं कंपेयर कर सकते तो आपने देखा होगा फिर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नाम का एक मेथड होता है, उसके बिहाफ पे हम सारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं बाकी सभी क्वेश्चंस में। तो ठीक है, ये यहाँ से एक दो क्वेश्चंस करते हैं। वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन 3x है अगर, तो सिंपली से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी, डी स्क्वायर प्लस वन साइन 3x पुट क्या करेंगे, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9। डी स्क्वायर को माइनस 9 पुट किया, क्योंकि डी स्क्वायर को किसके इक्वल पुट करना है हमें, माइनस के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर माइनस 9 को, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8, तो दिस माइनस 1 बाई 8 साइन 3x, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले पार्ट उठाओ, c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस 1 बाई 8 साइन 3x। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन गया जब साइन 3x सामने। क्लियर है बात। हाँ, आप जब भी पुट करने की कोशिश करोगे तो सिचुएशन जरूर पैदा होगी कभी ना कभी केस ऑफ फेलियर वाला, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं बात। साइन के एक्स हो या फिर कोस के एक्स हो, सेम रूल रहेगा, दोनों के लिए ही हम क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। अब इसकी एक और टाइप देख लेते हैं। इक्वेशन अगर अपने पास है वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई, और सामने पड़ा है साइन 2x, पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 साइन 2x। यहाँ पे तो पुट किसको करेंगे, डी स्क्वायर। याद रहे कि डी स्क्वायर को ही पुट कर सकते हो, डी को नहीं पुट कर सकते, 2 आयोटा नहीं पुट करेंगे डी को, ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने सिर्फ डी स्क्वायर को पुट किया, -4 प्लस 2d प्लस 1 बन गया, और सॉरी साइन 2x। तो देख पाओगे नीचे कितना बन गया है, 2d माइनस 3 साइन 2x। तो साइन है या कोस है, इक्वेशन से कंपैरिजन करके हमेशा डी स्क्वायर की ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपको। डी स्क्वायर मिल गया तो उसके आप d4 बना सकते हो, चलेगा, डी रेस्ट पर 6 बना दो चलेगा, बट आप वापस नहीं आ सकते कि डी की वैल्यू नहीं ऑब्टेन कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे डी स्क्वायर की एंट्री करवानी होगी। उसके लिए रैशनलाइज किया, 2d प्लस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2d प्लस 3 से नीचे मल्टीप्लाई, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, 4d स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, 4d स्क्वायर माइनस 9 बन गया। अब आप डी स्क्वायर को वापस पुट करो, जो आपके पास डी स्क्वायर पुट करने वाली इंफॉर्मेशन है। डी स्क्वायर को -4 पुट करेंगे, -4 पुट किया तो -16 माइनस 9, और साइन 2x इधर चल रहा है, तो नीचे बन गया -1/25, साइड कर दो। साइन 2x को अंदर एंट्री करवाओ, 2d
ऑफ साइन 2x प्लस 3 साइन 2x, ओके, -1/25। डी का मतलब कोस, डी का मतलब डेरिवेटिव, कोस 2x इंटू 2 तो 4 कोस 2x प्लस 3 साइन 2x इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आंसर होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का। डी स्क्वायर को -4 पुट किया, -4 प्लस 1 करके -3 बन गया, नीचे डी स्क्वायर चाहिए था तो 2d प्लस 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 से डिवाइड, तो नीचे वाला जो स्टेप है वो ऐसा रहेगा 2d माइनस 3 इंटू 2d प्लस 3, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कर दिया हमने और वापस डी स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रहे ये बात, इस तरह से अगर सिंगल डी वाली, डी रेज टू पावर ओड डी वाली अगर टर्म बीच में आ जाती है तो वो रैशनलाइज वाले मेथड से सोल्व होगा। ठीक है, आगे अगर इस सेकंड टाइप में अगर केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो उसको हम कैसे देखेंगे। केस ऑफ फेलियर अब जरा ध्यान में रखो, कब होगा, अगर मैंने यहाँ पे y डबल डैश प्लस वाई सपोज रखा है तो मुझे सामने कैसा फंक्शन रखना चाहिए कि केस ऑफ फेलियर बनेगा, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट रखना पड़ेगा, इस फैमिली का मेंबर रखना पड़ेगा, और इस फैमिली के सॉल्यूशन कौन से हैं, c1 cos x प्लस c2 sin x, ये सॉल्यूशन है। इन्हीं में से कोई रखोगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में गड़बड़ आएगी, केस ऑफ फेलियर बनेगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अभी cos x, साइन वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 1 नीचे जाएगा cos x, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू -1, यही है ना, माइनस के स्क्वायर मतलब -1 का 1 का स्क्वायर विद माइनस साइन, तो डी स्क्वायर को -1 पुट करने जा रहे हो तो नीचे बन गया 0, वही प्रॉब्लम आ गई, वही प्रॉब्लम है तो वही सॉल्यूशन है। नीचे वाले का एक बार कर दो डेरिवेटिव, साथ में लगा दो x, ठीक है, x/2 1/d cos x, 1/d को अब आप इंटीग्रेशन जैसा ट्रीट कर लो तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, x/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, x/2 इंटू साइन एक्स, ये अपना क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इस तरह से बनेगा अगर केस ऑफ फेलियर भी आ रहा है, केस ऑफ फेलियर भी अगर आया तो सोल्व करने का तरीका वैसे का वैसे ही। तो ये सेकंड रूल था, सेकंड टाइप थी कि अगर सामने sin ax या फिर cos ax फंक्शन आ रहा है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, थर्ड टाइप है जो अपने पास कि कोई भी इक्वेशन और सामने x रेज टू पावर n, पोलिनोमियल टाइप में अगर कोई फंक्शन आ रहा है, पोलिनोमियल टाइप का मतलब x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 3 इनका कॉम्बिनेशन होगा। अगर x रेज टू पावर n बोल रहे हैं तो n कौन सा होगा, होल नंबर्स, या फिर आप नेचुरल्स की ही बात कर लो, होल नंबर्स में कांस्टेंट की भी एंट्री हो जाएगी। इस तरह का अगर कोई फंक्शन सामने आपको दिख रहा है, कोई भी इक्वेशन होगी और सामने अगर x की पावर में कोई फंक्शन पड़ा है तो देखें ध्यान से कि x स्क्वायर है, तो हम अब यहाँ भी यही सोचेंगे कि ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल जैसा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो, जो सामने है मैंने उसी को ही एक बार सॉल्यूशन लेट कर लिया, ये सबसे अच्छा वे होता है, जो सामने है एक बार उसी को पुट करके देखो, क्या पता काम चल जाए। तो जब आप इसको पुट करोगे अंदर तो डबल डेरिवेटिव इसका कितना हुआ 2, और y यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, सामने कितना बना x स्क्वायर, तो काम चलने वाला है ना, देखो ध्यान से, तो यही ये से आइडिया मिलता है कि बस ये प्लस वाला 2 अगर किसी तरह से माइनस हो जाता तो अपना काम हो गया था। तो मुझे इस सॉल्यूशन में ही थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए, एक्स स्क्वायर और -2 कर दो अपनी तरफ से। अब देखो जलवा, इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस वाई की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर -2 है, ये हो गया एडजस्ट, सामने कितना चाहिए था एक्स स्क्वायर। तो ये छोटी मोटी जो इक्वेशंस है ना, इनको माइंड में सोल्व किया करेंगे, ज्यादा रूल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया और जनरल सॉल्यूशन हम अपना लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो रूल किस तरह से ये बनता है, वो इसका सामने पावर हो तो कैसे रूल बनता है, जैसे बाकियों में हमने दोनों में बनाए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2x, क्या कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आगे चलें,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कंपेयर नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव आएगा 0, कंपेयर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि 0 अपना साथ देने वाला है। अभी इसको हमने 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया, तो डी क्यूब का काम कैसा बन गया? 0 जैसा। डी क्यूब कैसा है? 0 जैसा। डी फोर कैसा होगा? 0 जैसा। डी फाइव कैसा होगा? 0 जैसा। जितनी भी इसके आगे वाले डी होंगे वो सारे के सारे एक तरह से काम कैसा कर रहे हैं? 0 जैसा। और यही की पॉइंट है इसका रूल बनने में, पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल बनने में। यहां से देखते हैं 1/d² + 1 है एक्स स्क्वायर। हमें एक बात पता है कि हमें d की कुछ पावर्स पता है जो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे d की पावर्स में एक्सपेंड करने की कोशिश की गई। इसको लिखा -1 ऊपर ले गए, और यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम इसकी अप्लाई कर दी हमने। बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो 1 - d² + d4 - d6 चलेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को अंदर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2 इंटू 1, और 4 डेरिवेटिव 0, 6 0 सारे 0, बचा कितना? एक्स स्क्वायर -2। यही आ गया ना सॉल्यूशन जो हमने डायरेक्ट वे में निकाला था। तो जब भी x की पावर सामने होगी, पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन होगा, तो यूज किसका करेंगे? बाइनोमियल का। बाइनोमियल का यूज क्यों करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का, क्योंकि हमें d की पावर में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता होगी कि अगर यहाँ पे x⁵5 होता तो हमें क्या पता था कि d5 के बाद वाला जितना भी काम होगा, d⁻⁶, d⁻⁷, वो पक्का सारे कैसे हो जाने हैं? 0 के। और अपना जो आंसर आएगा d5 तक कैटेगरी का आएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से, क्योंकि हमें d की पावर में इंफॉर्मेशन पता होती है। और यहाँ एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पे हम कुछ भी पुट नहीं कर रहे जो कि नीचे 0 बन जाए, इसलिए केस ऑफ फेलियर वाली सिचुएशन इस वाले रूल में कभी भी अप्लाई कभी भी नहीं आती। ठीक है। और एक बात का ध्यान रहे कि हमने जब ये बाइनोमियल ओपन कर दी थी तो कॉमन रेशो वगैरह कुछ नहीं देखा कि क्या होगा। एक्चुअल में ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं होगी। इनफाइनाइट सीरीज क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का किसी एक स्टेज के बाद डेरिवेटिव कट ऑफ होगा, मतलब 0 हो जाएगा, और कुछ फाइनाइट टर्म्स में ही आपका आंसर आना है। इसलिए इसको आप इनफाइनाइट सीरीज जैसा ट्रीट ना ही करो, क्योंकि होगा ही नहीं। और ये बात यहाँ पे देखो कि सामने अगर x⁻1/2 होता है ना, x⁻n में अगर हम n को 1/2 लेने की कोशिश करते तो ये डेरिवेटिव कभी भी खत्म ही ना हो पाते, चलता रहता, तो हमें कोई सॉल्यूशन ना मिलता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो रूल बना है स्पेशली किसके लिए है? पॉलिनोमियल्स के लिए, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल्स में ही कंपैरिजन करके एक रिलेशन मिल जाता है डी का। और अगर x⁻1/2 होता तो कोई भी डी का यहाँ पे कोई रिलेशन ना मिल पाता कि कब डी 0 होते। इसलिए हम उनको इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। ठीक है। तो बस एक बात आपको ध्यान में रहे अब कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप निकाल रहे हो तो एक्चुअल में डायरेक्ट रूल कौन सी कैटेगरी के लिए आपको मिल जाएंगे? या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा e⁻ax जैसा, आपके पास डायरेक्ट वे है निकालने का, या फिर साइन ax या कोस ax टाइप के फंक्शन होंगे, तब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या x⁻n जैसे मतलब पॉलिनोमियल जैसे फंक्शन होंगे, तब आप डायरेक्ट रूल निकाल सकते हो। d इक्वल टू कुछ ना कुछ पुट हो जाएगा या d की पावर 0 हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन सामने आ रहा है, इन तीनों के अलावा, ये बात ध्यान से, इनके अलावा अगर कोई भी फंक्शन सामने आ रहा है तो आप डायरेक्ट वे में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको एक मेथड से जाना पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे अगर इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाता है। ठीक है। होप सो यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। हम अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ अपनी तरफ से मैं सेट कर रहा हूं। लेट y(x) बी सॉल्यूशन ऑफ y" + y = x। ठीक है।
ये y इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है सच दैट y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 1। देन ए ऑप्शन है आपके पास yx is greater than 0 for all x belongs to 0 to 1 open interval। b है yx is less than 0 for some x belongs to 0 to 1। c ऑप्शन है y dash x greater than 0 है for all x belongs to 0 to 1। d ऑप्शन है y dash x less than 0 for some x belongs to 0 to 1। तो ये चार ऑप्शन दे दी गई हैं और इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो बात देखो, इक्वेशन को पहचानो कि ये कौन सी है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ये कौन सी वैल्यू प्रॉब्लम है, ये 0 पे कंडीशन है 1 पे कंडीशन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको दिया जाएगा कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 है। तो ये कौन सी कैटेगरी की प्रॉब्लम हुई, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें हमें बाउंड्री पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 0 और 1 बाउंड्री पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो y इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या 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 काम हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन निकाल के। जनरल सॉल्यूशन अगर लिखना शुरू करेंगे तो c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो सामने x है तो बाइनोमियल अप्लाई होगा, बाइनोमियल नहीं अप्लाई करना तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो कि हमने y को अपनी तरफ से x मान लिया और पुट किया, y डबल डैश तो हो गया 0 और x इक्वल टू x आ गया। देखो इस तरह से जब छोटा सा फंक्शन कोई सामने पड़ा होगा तो डायरेक्ट निकाल के करो काम। तो y इक्वल टू x ही इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, x बना दिया, ठीक है। अब कंडीशंस पुट करो, 0 पे 0 0 पुट किया, 0 पुट किया तो cos 0 1, तो कंडीशन क्या मिलेगी c1 इक्वल टू 0। पहली वैल्यू पुट करेंगे तो c1 0, ये वाला पार्ट हट गया। सेकंड y1 इक्वल टू 1 1 c2 sin 1 प्लस 1, ये भी कट गया तो दोनों तरफ से c2 कितना आ गया 0। तो ले दे के अपने पास सॉल्यूशन ही कौन सा बचा, yx इक्वल टू x, yx इक्वल टू x, बस ये अपने पास सॉल्यूशन बना और दोनों कंडीशन भी डेफिनेटली ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऑप्शंस पे आ जाओ, yx ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 1 ओपन इंटरवल, यस ये बात ठीक है। क्या yx लेस देन 0 है, कभी गलत है। y डैश x कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 ग्रेटर देन 0, ये भी ठीक है। y डैश x लेस देन 0 गलत है, ठीक है। अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल जिसको हम देख सकते थे। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं, y जो कि पूरे का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं इस मेथड के ऊपर। तो क्वेश्चन देखते हैं यूजीसी नेट का, why r to r be the solution of differential equation, ordinary differential equation, this नॉन होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है हमें और कंडीशंस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। देन इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शंस होल्ड करेंगे। तो पहले तो इक्वेशन को जज करो कि y डबल डैश माइनस वाई ई रेस्ट पर माइनस एक्स है और हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो 0 पे 0 प्रोवाइड कर रहा हो और डेरिवेटिव भी 0 पे 0 प्रोवाइड कर रहा हो जिसका। तो देखो एक तो सबसे पहले अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें डी स्क्वायर माइनस 1 ई रेस्ट पर माइनस एक्स लेके, तो डी को कितना पुट करने जा रहे हैं -1, अभी रूल से हमने सीखा, तो नीचे बनेगा 0। दैट मीन्स हमें एक बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, साथ में लगाना पड़ेगा x और e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। तो इंटीग्रेट किया अगर इसको हमने तो कितना आ गया -x/2 e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, 1/d मतलब इंटीग्रेशन, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन c1 e रेस्ट टू पावर x, c2 e रेस्ट पर माइनस एक्स, -x/2 e रेस्ट पर माइनस एक्स। तो e रेस्ट पर माइनस एक्स ऑलरेडी इसके पास था इसीलिए केस वो फेलियर बना। y 0 पे 0 रखोगे तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। डेरिवेटिव 0 पे 0 किया तो c1 माइनस c2 और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा 1/2 e रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस x/2 सेम e रेस्ट पर माइनस एक्स इंटू -1, 0 पुट करते हैं तो कितना बचा -1/2, ठीक है। तो राइट साइड पे जाके कितना बन जाएगा 1/2, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, दोनों कंडीशन हमने पुट की तो c1 प्लस c2 तो 0 आया और माइनस में 1/2 आया। सब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे
तो 2c1 इक्वल टू 1/2 मीन्स c1 की वैल्यू आई 1/4। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या बना 1/4 ई रेज टू पावर x। c2 की वैल्यू फिर माइनस में होने वाली है क्योंकि c1 प्लस c2 0 था, तो c1 इक्वल टू माइनस c2 माइनस x/2 ई रेज टू पावर माइनस x। अगर हम पूरा काम जम करते तो ये अपने पास सॉल्यूशन बन के आ जाता। उसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है y अटेन्स इट्स मिनिमम ऑन r। अब y अपना मिनिमम अटेन करेगा रियल में, है ना। मिनिमम का क्राइटेरिया होता है कि डेरिवेटिव निकालो, जीरो करो, डबल डेरिवेटिव चेक करो, एटसेट्रा। तो इस ऑप्शन को अभी होल्ड पे रखते हैं, आगे वाली ऑप्शंस पहले देखते हैं। y इज बाउंडेड ऑन r। ई रेस्ट पावर x की एंट्री आपको दिख रही है, तो बाउंडेड तो ये हो नहीं सकता, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को चला जाएगा, इसलिए गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में है कि ई रेस्ट पर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स को तो 1/4 आएगा। ई रेस्ट पर माइनस एक्स से करके देख लो मल्टीप्लाई, यहाँ 1/4 बचेगा, -1/4 ई रेस्ट पर -2x होगा, -x/2 ई रेस्ट पर -2x होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि इसको आप x अपॉन ई रेस्ट पर 2x लिख के इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से कंपेयर करो, लोपिटा रूल अप्लाई करो, 0 आ गया। तो बचा कितना 1/4। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ई रेस्ट पर x से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही आप ई रेस्ट पर x से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाली टर्म को ही देख लो बस, यहाँ तो x/2 बचेगा ना खाली, तो ये इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी को जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा आंसर, इसलिए ये वाली ऑप्शन गलत होगी। तो अब रह गया अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। इसलिए ध्यान से देखना कि सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया, बट ऑप्शंस को किस तरह से आप देखते हो। फर्स्ट ऑप्शन देखो y मिनिमम अटेन करेगा। देखो मिनिमम का क्राइटेरिया क्या होता है कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं और रखते हैं इसको 0 के इक्वल, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते होते हैं, उसी पे फिर हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम। बट आप कंडीशंस को थोड़ा ध्यान से देखो तो फर्स्ट ऑप्शन बहुत ही आसान थी। y डैश 0 पे दे रखा है हमें 0, डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे 0 है, 0 पे है, ठीक है। और y डबल डैश 0 अब हम चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना, x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट बन चुका है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। अब हमें y डबल डैश 0 चाहिए, ये इक्वेशन है y डबल डैश x माइनस वाई एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो जब आप y डबल डैश 0 चेक करोगे, मतलब इसी में उन्होंने x को 0 पुट कर दिया, तो वो -y0 हो गया और ई रेस्ट पर 0। इसका मतलब y डबल डैश 0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है हमें, ये भी 0 और ई रेस्ट पर 0 होता है 1, तो ये आया 1 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज मिनिमम। x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम, है ना। तो सिर्फ मिनिमम की बात की गई थी, वो अटेन हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे। तो 1 एंड 3 इसके लिए करेक्ट ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ने भी हेल्प की और उसके बाद आपको इक्वेशन से ऑप्शन को कैसे निकालना है ये भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से है। होमोजीनियस इक्वेशन है बट इक्वेशन के ऑप्शंस इंटरेस्टिंग थे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इक्वेशन देखोगे तो ये u डबल डैश प्लस पाई स्क्वायर u इक्वल टू 0 है। होमोजीनियस इक्वेशन जिसका u इक्वल टू 0 भी सॉल्यूशन है। 0 पे और 1 पे कंडीशन गिवन है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको मिलेगा c1 cos पाई x प्लस c2 sin पाई x, ठीक है। ये लास्ट वीडियो का काम है। 0 पे 0 रखोगे तो आपको c1 मिलेगा 0 और 1 पे 0 रखोगे, यहाँ देखने वाली बात है c2 sin 1 पुट किया sin पाई और इक्वल टू चाहिए 0, sin पाई ऑलरेडी 0 होता है, दैट मीन्स c2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से c2 की वैल्यू 0 नहीं आई, c2 कैसा बचा, आर्बिट्रेरी का आर्बिट्रेरी रह गया। मतलब ये ux इक्वल टू c sin पाई x, ये सारे ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। मीन्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने आगे हैं, इनफाइनाइटली मैनी, एक सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए अब कोई भी ऑप्शन आपको चेक करनी है, सेटिस्फाई करवानी है, अगर किसी ऑप्शन को सही करना है तो वो इन सभी सॉल्यूशंस के लिए सही होनी चाहिए। तो कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, दिस u एंड u डैश आर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1, देन कौन सी ऑप्शन होल्ड करेगी। तो u इनमें से कोई भी हो सकता है, तो सबके लिए जो बात होल्ड करेगी वही ऑप्शन करेक्ट होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन u डैश स्क्वायर, डेरिवेटिव हमें u डैश चाहिए तो हम u डैश कर लेते हैं पहले ही। u डैश कितना आ जाएगा, c पाई कोस पाई
एक्स। तो u डैश का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो मतलब इस साइड पे कितना बनने वाला है, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। u डैश एट जीरो देखो कितना बनेगा, कोस जीरो 1 हो जाएगा, और सी मतलब यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो राइट साइड पे कितना बन जाएगा, सी स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, सिर्फ ऑप्शंस पुट करनी है, तो फर्स्ट ठीक हो गया। सेकंड में देखो 0 to 1 इंटीग्रेशन करोगे u डैश स्क्वायर का माइनस पाई स्क्वायर, 0 to 1 इंटीग्रेशन करेंगे u स्क्वायर का, तो ये इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सिंपल सी बात है, हम u डैश को यहाँ पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन देखना है कि इक्वल होगा या नहीं होगा। तो 0 to 1, जब भी आप u डैश स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई एक्स माइनस सी ऑलरेडी इसके पास था, जब यहाँ पुट करने जाओगे वो पाई स्क्वायर उन्होंने दे रखा है, तो यहाँ भी सी स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर पाई एक्स हो जाएगा। ये बात देखने की आपको दो बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंगल में मर्ज कर लो, क्योंकि सी स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन गया, कोस 2x का, तो यहाँ पे हो गया कोस 2 पाई एक्स। इंटीग्रेशन करोगे साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई, लिमिट पुट करोगे 0 to 1, 1 पुट करेंगे साइन 2 पाई 0, 2 पाई 0 पुट करेंगे साइन 0 0, तो ये बनेगा 0। इसलिए इसको इस तरीके से करना, दो बार इंटीग्रेशन नहीं करते हम। सेकंड भी करेक्ट हो गया। थर्ड में, थर्ड देखो फर्स्ट और थर्ड सेम ही ऑप्शन है, राइट साइड पे u डैश 0 बोल रहा है और वो इधर कह रहा है 0, तो u डैश 0 अपना 0 तो नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन सेकंड के साथ कनेक्टेड है, ये इक्वल टू 0 आएगा, अपना 0 आया, u डैश 0 0 नहीं था, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शंस कौन सी बनी, फर्स्ट एंड सेकंड। Let y r to r be the solution of differential equation, equation non homogeneous है, satisfying this condition, लिमिट इन्फिनिटी पे e रेस्ट पर x मल्टीप्लाई करने के बाद जो 0 आ रहा है वही y इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप देखें कि 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y, पहले तो होमोजीनियस पार्ट को चेक करोगे कि इसके सॉल्यूशन कौन से आ रहे हैं। जब आप इस d की वैल्यू से निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मीन्स माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो माइनस 3 एक बार माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो यहाँ पे एक वैल्यू आई माइनस 1, एक वैल्यू आई माइनस 2। इसका मतलब जब आप जनरल में सॉल्यूशन की बात करोगे तो c1 ई रेस्ट पर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, c2 ई रेस्ट पर माइनस 2x लिखना पड़ेगा, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में देख लो जी, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 और e रेस्ट पर माइनस 3x। इस फैमिली के साथ कोई लिंक नहीं है सामने वाले फंक्शन का, तो केस ऑफ फेलियर नहीं बनेगा। सीधा जब आप d को माइनस 3 पुट करोगे आपको आंसर मिलेगा, माइनस 3 पुट करोगे तो 9 इंटू 2 18 माइनस 9 प्लस 1, तो 1 ओवर 9 प्लस 1 10 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन सा आ गया, 1/10 e रेस्ट पर माइनस 3x। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अब कंडीशन देखो, ये वाली सॉल्यूशन उसको लेना है जो e रेस्ट पर x से मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट दे रहा है 0। अब फर्स्ट को e रेस्ट पर x से मल्टीप्लाई करोगे c1 आएगा, सेकंड को करोगे e रेस्ट पर माइनस x बनेगा, प्लस 1/10 e रेस्ट पर माइनस 2x बनेगा। इन्फिनिटी पे 0 को ये जा रहा है, फिर यहाँ पे अपना 2a नीचे 2 भी आएगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करें 4 बनेगा। तो यहाँ वैल्यूज क्या क्या बनेंगी अपने पास, अभी हो गया माइनस 2 अपॉन 4 मतलब माइनस 1/2, और दूसरी वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1। तो यहाँ पे अब लिखेंगे माइनस 1/2 हो गया, और एक ये माइनस 1x। ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना। अब e रेस्ट पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में कितना बनेगा, e रेस्ट टू पावर x/2, दूसरे में बनेगा c2। ठीक है, और इधर बनेगा 1/10 e रेस्ट पर माइनस 2x। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात करें तो ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, हमेशा ये जा रहा है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या दिया गया है कि आपको c1 c2 को क्या लेना पड़ेगा, 0। अगर आप c1 c2 को 0 लोगे तभी आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, 0 को जा रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअल में सॉल्यूशन कौन से की बात हो रही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की।
तो 1/10 e रेस्ट पर माइनस 3x। ये सॉल्यूशन है अपने पास। C1 C2 की वैल्यू 0 गिवन है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। e रेस्ट पर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी e रेस्ट पर माइनस x बचेगा, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। बस ठीक है, x को 0 पुट करने पे 1/10 बचेगा, ओके है। y इज बाउंडेड फंक्शन ऑन r। थोड़ा ध्यान से, ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है क्योंकि डोमेन आपको रियल दे रखी है। जब आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ये फंक्शन, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। जल्दी जल्दी में नहीं लगा सकते, कई बार ऐसा होता है कि इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है तो हम बोल देते हैं कि ये बाउंडेड है। फोर्थ ऑप्शन इज y1 पे 0 है, y1 पे 0 नहीं आ रहा दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन डी गलत। करेक्ट आंसर 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस। सामने गिवन है 3 e रेज़ पर माइनस t sin t। तो सॉल्यूशन हमें चाहिए जो 0 पे 0 भी दे और जिसका y डैश 0 पे 3 के इक्वल। तो पहले तो आप कंडीशंस को देखो कि 0 पे 0 कौन नहीं दे रहा। फर्स्ट ऑप्शन 0 पे 0 दे रहा है, सेकंड ऑप्शन 0 पे 0, थर्ड ऑप्शन 0 पे 0, फोर्थ ऑप्शन 0 पे, सारे 0 पे 0 दे दे। अगर आप इक्वेशन को अब सोल्व करते हो तो होमोजीनियस पार्ट में क्या क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा 4 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। मतलब अपने पास जब हम होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा, e रेस्ट पर माइनस एक्स c1 cos 2x, t में है इक्वेशन तो t में लिखते हैं आंसर, e रेस्ट पर माइनस t c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t, ये मिलेगा। e रेस्ट टू पावर मल्टीप्लाई में कितना होगा, माइनस t होगा, बाहर t नहीं होगा। तो यहीं पे है कि अगर हम अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये तो सिर्फ होमोजीनियस का सॉल्यूशन है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/d² प्लस 2d प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस t एंड साथ में है sin t 3 यहाँ ले लेते हैं। अब ये जब दोनों फंक्शन एक साथ आ जाते हैं तो क्या चेंजेस होंगी पर्टिकुलर इंटीग्रल में, इस रूल को यहाँ देखते हैं। देखो e रेज़ टू पावर ax इंटू एफ एक्स हो कोई भी फंक्शन, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो चेंज क्या आता है, e रेज़ टू पावर ax डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, और e रेज़ टू पावर ax इंटू a इंटू एफ एक्स। क्लियर। e रेज़ टू पावर ax को आप देखो अगर बाहर निकाल लेते हो तो अंदर ये शक्ल बचेगी d प्लस a ऑफ एफ एक्स। मतलब कि जब आप एक्सपोनेंशियल के साथ किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर आ गया, e रेज़ पर ax बाहर आ गया, और ये d किससे रिप्लेस हो गया, d प्लस a से। जितना इसके पास कोफिशिएंट में ऊपर पावर का कोफिशिएंट था वो साथ में एफ एक्स वैसे का वैसे। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करो, e रेज़ पर माइनस t को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, और d को किससे रिप्लेस कर देंगे, d प्लस a से। तो यहाँ हो गया d माइनस 1, ठीक है, और इधर पड़ा है साइन t। तो 3 e रेज़ पर माइनस t, नीचे देखें जरा कितना बना है, d² प्लस 1 माइनस 2d प्लस 2d माइनस 2 प्लस 5, 2d से 2d कट चुका है, और 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4, 3 e रेज़ पर माइनस t 1 अपॉन d² प्लस 4, और यहाँ पे साइन t। ठीक है, अब d² को कितना पुट करना है, माइनस 1, माइनस 1 पुट करेंगे नीचे 3 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो e रेज़ पर माइनस t इंटू साइन t, यही अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, अब देखें ऑप्शंस कौन सी आपके पास होंगी। देखो यहाँ से आइडिया लेना है, मैंने ये पूरा सोल्व किया है, आपको पहली नजर में ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते, सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहिए था, क्योंकि देखो अब आप अगर कंडीशंस पुट करोगे तो कंडीशन पुट करने पे आपको वैल्यूज किसकी मिलेंगी, C1 या C2 की मिलेंगी ना। पीछे वाला जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसको तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका, मतलब ये तो आंसर में आएगा आएगा, ये पक्का हो चुका है, इसको आना ही पड़ेगा। हो सकता है C1 C2 0 मिल जाए तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाए, या कोई बच जाए तो वो भी आ जाएगा, बट ये e रेज़ पर माइनस t इंटू साइन टी आपको सॉल्यूशन में दिखना चाहिए, इनमें नहीं है, पहले उनको बाहर कर दो। अच्छा काम ये था कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बाहर, समझ रहे हो, और डी ऑप्शन में 3 e रेज़ पर माइनस t साइन t अकेला है।
अपने पास e रेस्ट पर माइनस टी साइन टी अकेला बैठा है, इसके पास बाहर 3 नहीं आ सकता, आप मल्टीप्लाई में 3 किसी भी वे में नहीं लेके आ सकते, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट थी। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया कि अगर हम सोल्व करने पे जाएंगे तो आंसर मिलेगा ही, बट अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते और इस आइडिया का यूज करते तो आपको डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन आंसर मिल जाता। अब सेकंड ऑप्शन कैसे बनेगा, ई रेस्ट पर माइनस टी साइन टी तो आ चुका है, और ई रेस्ट पर माइनस टी साइन 2t यहाँ है, इसका मतलब C1 की वैल्यू 0 आने वाली है। आप ये चेक करके भी देख सकते हो, 0 पे 0 पुट करोगे तो C1 0 बनेगा, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना चाहिए था। ये क्वेश्चन गेट का है, गेट में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है जी, तो ये आज की वीडियो का काम था। इसमें हमने कुछ पर्टिकुलर इंटेग्रल्स सीखे। अभी हमने 3 रूल्स के ऊपर काम किया है। इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन अगर सामने वाले कुछ पढ़े होंगे तो कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व किए हैं ये भी अपने माइंड में थोड़ा बिठा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।